हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस ये सब होने के बाद इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले मैं आपको टेंसेस कराऊंगा और टेंसेस के बाद जो है हम चेंज द वॉइस, उसके बाद डिग्री और जितना भी ग्रामर का पार्ट है ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अब टेंसेस मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसका रीजन है क्योंकि आप जानते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर टीचर्स और स्टूडेंट्स से एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक होती है ग्रामर के स्पेलिंग से। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें से 50% लोग ग्रामर का स्पेलिंग GRAMMER लिख देते हैं, मगर बच्चों ग्रामर का स्पेलिंग GRAMMAR होता है। तो राइट स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात है, मैंने पहले टेंस ही क्यों चुना, क्योंकि अगर आप सेंटेंस लिखते हो, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप सेंटेंसेस वाक्य की सहायता से बोलते हो, तो बच्चों सेंटेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है सेंस ऑफ टेंस। यानी अगर सेंटेंस को समझना है तो टेंस को समझना जरूरी है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप कल कहां गए थे और मैं ऐसे बोलूं कि मैं स्कूल गया हूं, तो मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि कल कहां गए थे तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं स्कूल गया था। तो जब तक आपको टेंस नहीं पता होगा, आप जो बोलोगे, आप लिखोगे या बोलोगे, आपको लगेगा आप राइट लिख रहे हो, राइट बोल रहे हो, मगर जो पढ़ने वाला होगा उसे बहुत अटपटा लगेगा कि है की जगह पे था मीनिंग निकल रहा है, होगा मीनिंग निकल रहा है। इसीलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। और आप आगे देखोगे कि टेंस जो है ये आगे के जितने भी ग्रामर पार्ट हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चाहे आप चेंज द वॉइस सीखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखो, या उसके बाद का आगे का जो भी ग्रामर का पार्ट सीखो, हर पार्ट में आपको टेंस आने ही वाला है। तो बच्चों, अब टेंस सीखने से पहले ये देखते हैं कि टेंस किस पे डिपेंड होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई ईट मैंगो। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो डूअर, यानी कोई वर्क करने वाला, करता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मैं कौन हूं, सब्जेक्ट हूं। मैं कौन हूं, डूअर हूं। मैं कौन हूं, करता हूं। तो यहां पे आई जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में से आप बोलोगे करता हो गया, काम करने वाला। ईट, ईट जो है इसका मतलब होता है खाता। तो ये जो है ये इस वाक्य का वर्ब हो गया, मतलब हो गई क्रिया। और मैंगो जो है ये इस पर कार्य हो रहा है, तो बच्चों ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया। मैं जानबूझ के हिंदी में भी लिख रहा हूं ताकि इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपको हिंदी ग्रामर की बातें भी समझ में आ जाएं। तो ये कर्ता, क्रिया और ये क्या हो गया, कर्म। अब यही वाक्य अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं आम खाता हूं। अब बच्चों मैं का ट्रांसलेशन आई हो गया, आम का ट्रांसलेशन मैंगो हो गया और खाता हूं का ट्रांसलेशन ईट हो गया।
तो अगर मैं ऐसे का ऐसे ही लिखूं तो आई मैंगो इट, कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। बच्चों, हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनाने में जो गड़बड़ होती है उसका बेसिक रीजन यहां छिपा हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसे लिखूं तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता, आम क्या हो गया, कर्म हो गया, और खाता हूं क्या हो गया, क्रिया हो गई। यानी वर्ब ये ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी हिंदी में ये बात ध्यान दो, जो करता है, सॉरी क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में होती है, और इंग्लिश में यही क्रिया दूसरे पोजीशन पर आ जाती है। यानी अगर मुझे हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनाना है तो ये जो 1 2 3 है ये हो जाता है 1 3 2। जो 2 है वो किसका स्थान है, कर्म का स्थान है। तो इंग्लिश में कर्म कहां चला जाता है, अंत में चला जाता है। तो जब भी आप हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना, 1 2 3 जो रूल है उसका क्या करना होगा, 1 3 2 रूल। हम टेंसेस ट्रांसलेशन के लिए भी सीखते हैं ताकि हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। जो हम सोचें उस सोच को हम इंग्लिश में ढाल सकें। और आपको पता है इंग्लिश बोलने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप जो भी सोचो इंग्लिश में सोचो। हम सोचते हैं हिंदी में और बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो हम अटकी जाएंगे। अगर हम हर वक्त हर चीज को सोचना चालू करेंगे इंग्लिश में क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं सो रहा हूं तो पहले मैं सोचूंगा मैं सो रहा हूं, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा बोलूंगा तो टाइम लगेगा। उससे बेटर है कि मैं उसको इंग्लिश में सोचूं, मैं सो रहा हूं, यस आई एम स्लीपिंग। अगर मैं इसमें से सोचना शुरू कर दूं, इंग्लिश में सोचना शुरू कर दूं, तो मेरे लिए इंग्लिश बोलना कोई कठिन काम नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो 1 2 3 का रूल जिसको हमने 1 3 2 में कन्वर्ट किया, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं टेंसेस को सीखने के लिए। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये चीजें मैं आपको एक बार फिर से जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कराऊंगा तो ये चीजें मैं फिर से आपको बताने वाला हूं। अब बच्चों टेंस, टी अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, या कोई भी ऑर्डर में बोलोगे आप। लेकिन बच्चों टेंसेस पास्ट टेंस जो प्रेजेंट है हमारे हाथ में, अब जो चल रहा है वो हमारे हाथ में है। जो हो गया वो हो गया। अब क्या आप वापस भूतकाल में पास्ट टेंस में जाकर के उसको बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे, भूल जाओ उसको, भूल जाओ। जो हो गया वो हो गया। प्रेजेंट आपके हाथ में है। आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो फ्यूचर है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, प्रेजेंट की मदद से। तो पास्ट प्रेजेंट लो, तो मतलब किस ऑर्डर में बताओ, अभी जो चल रहा है वो, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। सबसे पहला, टेंसेस को आप हिंदी में क्या कहते हो, काल कहते हो। मैं इसलिए आपको हिंदी में भी बता रहा हूं ताकि आपका हिंदी ग्रामर भी हो जाए और साथ में इंग्लिश ग्रामर भी हो जाए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। पहला
प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूत काल। और बच्चों तीसरा फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, फ्यूचर, भविष्य काल। तो टेंसेस तीन, मेन टेंसेस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब बच्चों हर टेंस के फिर से चार सब टाइप्स हैं। तो ये तो मेन टाइप्स हो गए, अब लिखते हैं इनके सब टाइप्स। There are 4 subtype of each tense। हर टेंस के चार उप प्रकार। जो पहला है वो है सिंपल, इसको हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अब ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, वो एक बार वापस सीख लो, इसको रिवाइज हो जाएगा, आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा और टेंसेस आप कभी नहीं भूलोगे। तो बच्चों अब ये मैंने क्या लिखा देखो, हर टेंस के क्या है, चार उप प्रकार हैं। हमने कौन से तीन मेन टेंस देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार उप प्रकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। जहां पे मैं प्रेजेंट बोल रहा हूं पास्ट बोल दो, तो पास्ट के चार उप प्रकार क्या हो गए, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। यही बात अब फ्यूचर के लिए बोल दो, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो ऐसे तीन मेन टेंस और हर टेंस के चार उप प्रकार, मतलब टोटल 4 into 3 12 सब टाइप्स हैं टेंसेस के, और ये 12 के 12 सब टाइप्स हम देखने वाले हैं। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे मेन वर्ब क्या है, और एक टर्म आएगा आगे चल के जिसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई ड्राइव कार। तो बच्चों आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, और कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आगे चल के ये जो मेन वर्ब है इसके हम टाइप्स भी देखेंगे जो कि चेंज द वॉइस में बहुत काम में आने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि किसी भी वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक और चीज मुझे आपको बतानी है, हेल्पिंग वर्ब। पहले मैं वर्ब के टाइप्स आपको बता दूं, और वर्ब के टाइप्स बताने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है बच्चों,
तो अभी जो मेन वर्ब है और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं ऐसे लिखता हूं, आई एम ईटिंग मैंगो। तो बच्चों यहां पे मैं आम खाता हूं, नहीं मैं आम खा रहा हूं, ये ऐसा मतलब होगा। तो मैं आम खा रहा हूं, खा रहा हूं, खाने की जो क्रिया है इसको कौन सा शब्द बता रहा है, ईटिंग शब्द बता रहा है। तो ये जो ईटिंग है ये है हमारा मेन वर्ब, और उसके पहले मैंने एम लिखा है ना, तो एम को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो एम इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, और भी टाइप्स आएंगे, ये सब क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, जो हम आगे देखेंगे बच्चों। अब बच्चों ये होने के बाद यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हर वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। आपने अब तक सुना होगा 3 टाइप्स, लेकिन टोटल 5 टाइप्स है। कैसे, देखो, मान लो पहला वर्ब है ईट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है इट्स, उसके बाद आता है एट, फिर आता है ईटन, और बच्चों एक और प्रकार आता है ईटिंग। तो ये अलग अलग जो वर्ब के प्रकार है ना, अलग अलग टेंसेस में इनके अलग अलग रूप आने वाले हैं। तो जब तक आप इन्हें नहीं जानोगे आप टेंस नहीं जानोगे। मारना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में मारने को, बीट, बीट यानी मारना। तो टेंसेस या इंग्लिश आने के लिए आप आपके आसपास में जितनी भी क्रियाएं करते हो, मारना, दौड़ना, रोना, हंसना, गाना, इनको क्या बोलते हैं ये आपको मालूम होना जरूरी है। जब तक ये नहीं मालूम होगा आप इंग्लिश के वाक्यों को लिख ही नहीं पाओगे। तो ठीक है, आप इसकी भी चिंता मत करो। चिन्ह वाइज चालू करने से पहले मैं कम से कम 50 ऐसी क्रियाएं लिखूंगा और आपको याद करवा दूंगा। तो यहां पर बीट, इसका सेकेंड फॉर्म क्या आने वाला है, बीट, बीट्स, सेकेंड फॉर्म होगा बीट, फिर होगा बीटन, और फिर होगा बीटिंग। ऐसे 5 टाइप्स होंगे, वो हम बाद में इसको लिखने भी वाले हैं और टेंसेस खत्म होने के बाद। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हर वर्ब के ऐसे 5 टाइप्स होंगे। अब ये समझने के बाद चलते हैं अब हमारे टेंस की ओर। तो जो सबसे पहला टेंस आप सीखने वाले हो उस टेंस को लिखते हैं। कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट टेंस। तो फिर से ये हेडिंग के बाद अब हमारी हेडिंग आएगी प्रेजेंट टेंस की। तो आप हेडिंग में दे दो प्रेजेंट टेंस, बीच में लिख देना। ग्रामर लिखने के लिए आप अलग अलग रंगों के पेन का उपयोग कर सकते हो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी पेन आपके पास अवेलेबल हो। रूल अलग कलर से लिखो। जो इंपॉर्टेंट रूल आपको बीच में कोई दिखाई दे कि हाँ भाई ये याद रखना है, उसको ब्लैक से लिखो। अगर कोई ऐसी चीज दिखाई दे जो मैंने बोला ये याद रखना, उसको रेड से लिखो, अलर्ट, यानी आपको याद रहेगा कि हाँ ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस आपने हेडिंग दे दी। अब जो प्रेजेंट टेंस के 4 उप प्रकार आपको लिखने हैं। तो पहला आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप बोलते हो इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनिट। ओके, दूसरा
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बच्चों चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको आप कहोगे सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप कहोगे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। हिंदी भी सीखते जाओ क्योंकि हिंदी ग्रामर में ये चीजें फिर से आने वाली हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इसे आप कहोगे पूर्ण वर्तमान काल। और फिर आएगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। चलो तो इसे आप लिख लो, मैं इसे मिटा देता हूं अभी। अब वापस आपकी हेडिंग आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हेडिंग दे दो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। अब इसके रूल्स लिखते हैं। पहली बात, इन दिस टेंस कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? तो इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस मतलब हिंदी वाक्य। इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ, हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ का है टी है, ते है, एक्सेट्रा। तो हिंदी सेंटेंस किससे एंड होता है? ता है, टी है, ते है, एक्सेट्रा। बच्चों आपको बात मालूम है ना, जब आप हिंदी में है लिखते हो और एक हिंदी में आप है लिखते हो बिंदु देते हो, तो ये जो है वह है ये एक वचन के लिए होता है। और जब बिंदु दे देते हो तो क्या बोलते हो? हम है नहीं बोलते हो, हम हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या देते हो? बिंदी देते हो। इस बात का भी ध्यान रखना, बहुवचन दर्शाने के लिए यहां पर बिंदी आ जाती है। तो इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस एंड विथ ता है, टी है, ते है, एक्सेट्रा। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं। ता है, वह हंसती है, टी है, हम हंसते हैं, ते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, टी है, ते है, ये आएगा। अब इस टेंस में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, मतलब क्रिया के पहले फॉर्म का उपयोग करते हैं। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे क्या लिखोगे? क्रिया के पहले फॉर्म का उपयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और एक वचन वाला कर्ता। सब्जेक्ट में बता चुका हूं क्या होता है, कर्ता, डूअर के साथ विथ
he, she, it and singular subject use s or es form of verb. बाद में इसका राज बताऊंगा एस एस में कौन छिपा हुआ है. और विथ आई, वी, you, they, I, we, you, they and plural subject use main form. मेन फॉर्म क्या, जैसे इट है ना, इट उसका मेन फॉर्म है. जो पहला फॉर्म है उसको हम मेन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एस एस वगैरह कुछ भी नहीं लगा हो. मेन फॉर्म ऑफ वर्ब. तो बच्चों ये बातें आपको याद रखनी है. इसमें इस बात का ध्यान दो, मैंने कहीं भी एमिजार वगैरह ऐसे किसी हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की है. राइट? खाली क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ही शीट के साथ में एस या एस का उपयोग. तो चलो ये तो आपने लिख लिया होगा, याद भी कर लो. इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते है एक्सेट्रा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. ये इंपॉर्टेंट रूल है. यहां पे लगेगा तो आप रेड पेन का उपयोग कर लीजिए. और याद रखिए क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर. सेंटेंस में गलती ढूंढो. तो ज्यादातर वो लोग ये वाला जो एस ई एस वाला जो उपयोग है ना, इसको देते हैं स्पॉट एरर में. ही शीट देंगे और एस या एस वर्ब के साथ तो नहीं लगाएंगे, तो आपको ढूंढना होगा. और जब आप इंग्लिश लिखते हो, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हो, जहां पर आप कोई ऐसा वाक्य लिखना चाहते हो, वह बोलता है, वह जाता है, भारत देश प्रगति करता है, इंडिया प्रोग्रेसेस, तो आपने क्या कहा, प्रोग्रेसेस. तो वहां पे एस या एस का उपयोग आना ही चाहिए. ठीक है बच्चों, अब ये होने के बाद हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं. अब सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस, अब आप ये सेंटेंसेस को लिखते जाओगे. मैं एक पत्र, मैं एक पत्र लिखता हूं. चलिए पहले डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं. मैं के लिए क्या शब्द होगा, आई, ये आपको मालूम है. एक पत्र के लिए क्या शब्द होगा, अ लेटर. और लिखता हूं के लिए क्या होगा, राइट. और एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चों बताओ गो का मतलब क्या होता है. आप ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे सर गो का मतलब जाना. नहीं रे बच्चों, गो का मतलब जाना नहीं होता है. गो का मतलब होता है जा, जो अब तक आप सीखते आए हो भूल जाने का उससे. अब सही ग्रामर सीखेंगे, हर चीज को परफेक्ट करेंगे. गो का मतलब क्या होता है, जा. बहुत गर्मी है बच्चों, इसके आगे अगर मैं टू लगा दूं तो क्या हो जाएगा, जाना. देखो ना, आप कोई वाक्य को देख लो, आपको ऐसे बोलना है मुझे वहां जाना है, तो आई हैव टू गो देयर. तो आपने टू गो बोला तो मतलब क्या निकला, जाना निकला. तो जब टू रहेगा और फिर मेन वर्ब रहेगा तो उसका मतलब होता है जाना. अदरवाइज लिखना, लिखना तो टू राइट, लिख राइट. राइट मतलब क्या होगा, लिख. ठीक है, तो अब यहां पे ये बात समझने के बाद वापस आते हैं हमारे मेन सेंटेंस की ओर. अब ये वन, ये टू और ये थ्री हो गया. ये तो हिंदी में हो गया ना. अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो वन थ्री और लेटर. जी मैं एक पत्र लिखता हूं.
नहीं रे बच्चों, ताहू आ गया ना तो मैं जाता हूं, आई गो। हमें क्या लगता है इंग्लिश बहुत कठिन है, ये इजी है। हिंदी में बोलना पड़ता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इतना बड़ा वाक्य। इंग्लिश में आई गो, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं रोता हूं, आई क्राई। खाली बस आई क्राई बोल दो, मीनिंग निकल गया। कोशिश करो, हर चीज को गलत होगा कोई बात नहीं, होने दो गलत। जब गलत होगा तो फिर से मेरे वीडियोस देखो, मैं हर चीज को आपको इसमें बताते जाऊंगा। रेक्टिफाई करो, अपने आप को सुधारो और बोलो, जरूर बोलो। गलत सलती क्यों ना हो, बोलो, घर में कोशिश करो। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप बोलोगे तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा तो होगा जिसको इंग्लिश आती होगी, वो आपको सही करेगा। जब कोई आपको सही करे तो इस बात का ध्यान रखने का, उसकी बात सुनो। नहीं तो क्या होता है, हमारा एक ईगो होता है, हमने गलत सही किया तो हमें बुरा लगता है, वो नहीं लगना चाहिए। जिसको सीखना है ना, बुरा लगना को बुरा, लाइफ में प्रोग्रेस खत्म। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखने का। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। हो गया वाक्य पूरा, सारे रूल आ गए। क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह तुम्हें पढ़ाता है, वह वह तुम्हें पढ़ाता है। अब वह खाली जिसको लगता है कि ग्रामर कठिन होता है ना, स्कूल लाइफ पूरा होने के बाद, सेटल होने के बाद भी टेंसेस सुनते ही डर लगता था कि टेंसेस क्या होता है। अब ये सीरीज आप पूरी तरह अटेंड करो, आप देखोगे इससे इजी कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो वह तुम्हें पढ़ाता है, तो सबसे पहले अब वह के लिए क्या आएगा बच्चों, वह के लिए ही आएगा। तुम के लिए क्या होगा, यू, यू मतलब तुम। लेकिन यू का एक और मतलब होता है, यू का मतलब तुम्हें भी होता है। यू मतलब तुम भी होता है और यू मतलब तुम्हें भी होता है। यही बात तो है इंग्लिश में, एक ही शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब। मैंने एक को बता दिया यू मतलब तुम, फिर मैंने बोला यू मतलब तुम्हें, बोला सर क्या बोलते हो, एक बार तुम बोलते हो एक बार तुम्हें बोलते हो। तो ये बात को समझना है कि इंग्लिश का एक ही शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब रखता है। सर फिर ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। खाली बस एक बार लिख लिया हो गया नहीं, उसके बाद उसको वापस से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, दिमाग में एकदम फिट कर लो, फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब तुम्हें भी होता है। तो वहां के लिए क्या आएगा, ही। ही आ गया ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां पे टीच नहीं रहेगा। तो ये 1 2 3, 1 3 2, तो क्या बन जाएगा, ही टीचेस यू। कितना इजी है, ही टीचेस यू, वह तुम्हें पढ़ाता है। चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा देता हूं। राम सदा सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है।
बच्चों राम सदा सत्य बोलता है। अब हर एक का ट्रांसलेशन, राम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, राम ही बोलते हैं। अगर आपका कुछ नाम है तो आपको वही बोलेंगे ना, ठीक है। राम सदा सत्य बोलता है, तो राम के लिए क्या ट्रांसलेशन आ गया? राम। अब बोलोगे सर सदा के लिए, तो ये शब्द है ना सदा, तो सदा के लिए क्या आएगा? ऑलवेज। अब ये नई चीज मिली, हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके लिए जरा नया होगा ये, तो ये आप याद रख लेने का। सदा को क्या बोलते हैं? ऑलवेज। सत्य के लिए क्या होगा? ट्रूथ। बोलता है, बोलता है क्या होगा? स्पीक। लेकिन बच्चों राम तो एक वचन है, और हमने क्या सीखा है? एक वचन के साथ में सब्जेक्ट के वर्ब के साथ में एस या ईएस आएगा ही आएगा। यहाँ पे क्या क्या स्पीक्स आ गया। तो राम ऑलवेज ट्रूथ स्पीक, ऐसा तो वाक्य नहीं बनेगा ना। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा एक बात ध्यान देना, ऑलवेज ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द हम ज्यादातर क्रिया के पहले लिख देते हैं। किसके पहले लिखते हैं? क्रिया के पहले। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? स्पीक्स, तो उसके पहले कौन चला जाएगा? ऑलवेज। तो 1 2 3 का क्या होगा? 1 3 2, तो पहले 1 लिखिए राम, फिर 3, लेकिन उसके पहले क्या आना चाहिए? ऑलवेज। राम ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। राम ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो राम सदा सत्य बोलता है। ये बात याद रखना, स्पीक क्या है? वर्ब है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक बार हो गया तो मुझे चिन्ह वर्ष पढ़ाने में बहुत इजी होगा। उस वक्त फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो राम ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है। अब अगला वाक्य, अब वह कपड़े, वे कपड़े धोते हैं, वे कपड़े धोते हैं। अब वे के लिए क्या होगा? दे। अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। दे, उसके बाद क्या आएगा? धोते। धोते के लिए क्या होगा? वॉश। और कपड़े के लिए क्या होगा? क्लोथ्स। तो दे वॉश क्लोथ्स। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया। अब मुझे 1 2 3 1 3 2 बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही इसे करने लग जाओगे, ठीक है। चलिए अब अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं, राम अपना पाठ याद नहीं करता है। राम अपना पाठ याद नहीं करता। बच्चों नहीं आ गया, नहीं के लिए क्या होता है? नॉट। ये नॉट थोड़ा सा नॉटी है, याद रखना। ये नॉट क्या कहता है? मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन चाहिए? एम दो, इज दो, आर दो, वॉज दो, वेयर दो, हैव दो, हैज दो, हैड दो, कैन दो, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। अगर ये लोग नहीं है तो क्या करें? क्या करें? तो जाओ वर्ब के पास। वर्ब में 3 लोग छिपे होते हैं। एक होता है डू, दूसरा होता है डज, और तीसरा होता है डिड। उनको बाहर निकालो, मेरे पहले उनको रखो, फिर मैं काम करूंगा। तो जो मैंने बोला उसको समझते हैं मैंने क्या बोला। हमने क्यों लिखा है ना, ही, शी, इट के साथ में हम वर्ब के साथ में एस लगाते हैं। तो ये इट्स हो गया। बच्चों आपको मालूम है इट्स कैसे बना है? इट्स बनने के लिए इट के साथ में आया है डज। इट के साथ में क्या है? डज। मतलब इट प्लस डज इज इक्वल टू इट्स हुआ। हम लिखते हैं लेकिन हमें मालूम रहता है क्या क्या कहां से आया है।
खाली इट रहता तो, खाली इट रहता तो इसके साथ कुछ छिपा है? नहीं नहीं नहीं, इसके साथ भी छिपा हुआ है। ये जो ईट है ना, ये इट प्लस डू से मिलके बना हुआ है। तो जो मेन वर्ब रहेगा, मूल क्रिया, उसमें क्या छिपा होगा? डू। और उस वर्ब में अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो उसमें क्या छिपा होगा? डस। चलिए अब थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात मैंने आपको क्यों बताई। राम अपना पाठ याद नहीं करता, नहीं वाला हटा देते हैं, राम अपना पाठ याद करता है। पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो याद करने के लिए क्या वर्ड होता है? लर्न। और अपना, राम, राम ही है ना, तो उसका मतलब हिज आ जाएगा। अपना के लिए क्या होगा? हिज। ये सब याद करना होगा बच्चों। यहां पे राम हिज लेसन, अपना पाठ, हिज लेसन याद करता है, तो याद करता है के लिए क्या होगा? लर्न। लर्न यानी याद करना। तो अब राम तो ही है ना, तो यहां पे लर्न्स आ जाएगा। अब याद नहीं करता है तो फिर नॉट लगाना होगा। तो बच्चों इसमें से डज को बाहर निकालना होगा और उसके साथ में लिखना होगा नॉट। मैंने कहा नॉट क्या मांगता है? हेल्पिंग वर्ब मांगता है। इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, मेन वर्ब ही काम कर रहा है। तो उसमें कौन छिपा हुआ है? डज। तो इस डज को क्या किया हमने? बाहर निकाला, क्योंकि राम है ना तो डज आएगा। तो यहां पे क्या आएगा? याद नहीं करता है तो डज नॉट, नहीं करता है डज नॉट। तो राम 1 3 2, तो राम डज नॉट। अच्छा, याद के लिए वर्ड रह गया ना बच्चों? लर्न। याद के लिए क्या वर्ड हो गया? लर्न। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? पहले राम, फिर मेन वर्ब। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, तो डज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। डज नॉट हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब लर्न। राम डज नॉट लर्न हिज लेसन। तो पहले क्या बना लो? राम लर्न्स हिज लेसन। लर्न्स में से डज को बाहर निकालो, नॉट लिख दो। राम डज नॉट लर्न हिज लेसन। आपने देखा जब मैंने डज नॉट लिखा तो एस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें से मैंने डज को खींच के बाहर निकाल लिया था। समझ में आया? ठीक है, चलिए ये आपको ऐड क्वेश्चन टैग वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी बहुत हेल्प करने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो राम डज नॉट लर्न हिज लेसन। अगला वाक्य लिखते हैं, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते। ते आ गया ना? ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते। अब यह लड़का, तो दिस बॉय, लेकिन यहां पे यह है क्या? यहां पे क्या ये है? तो बच्चों ये के लिए दीज आता है, THESE। तो दिस का प्लूरल होता है दिस। जैसे दिस इज फिंगर, तो अब ये क्या हो गए? दीज आर फिंगर्स। तो दिस, दीज। वैसे ही बच्चों फिर सर दैट का क्या होगा? इजी है ना, दैट का दोज होगा, THOSE, दोज। जैसे दैट इज बॉय, दोज आर बॉयज। तो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार सुन लिया फिर हो गया, उसे वापस से मेमोराइज करने का, याद करने का। ठीक है, ये लड़के, तो क्या आएगा? दिस बॉयज। अब दिस बॉयज ये तो आपने लिख लिया। दिस बॉयज बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो इसमें डज नहीं रहेगा। नहीं खेलते तो डू
नॉट प्ले। क्यों? क्योंकि ही रहता तो प्लेस होता था, तो डज निकालता था बाहर। तो दिस बॉयज डू नॉट प्ले सड़क पर, ऑन द रोड। दिस बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम सेंटेंसेस खत्म हो गए। हमने दो टाइप के सेंटेंसेस देखे। एक में हमने देखा सकारात्मक वाक्य जिसको आप बोलते हो अफर्मेटिव, और कुछ सेंटेंस आपने देखे नेगेटिव के। तो बच्चों यहां पे एक फाइनल रूल लिख लेते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ में आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब, और वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। जब जरूरी हो तो वर्ब में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वही सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो। वही सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव। तो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस डू, या फिर क्या आएगा? डज, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब लिखो, और मेन वर्ब के बाद में आप लिख दो ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आपने क्या देखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चलो देखते हैं क्या क्या रूल्स है इसके। अब यहां पे शब्द ही है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज लगातार चलती रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। हिंदी में इसे आप कहते हो अपूर्ण वर्तमान काल। अब मैं एक आपको वाक्य बोलता हूं, मैं खाना खाता हूं। ये नहीं पता चलता ना कि कब ये काम कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं खाना खा रहा हूं। अब आपको ये मालूम पड़ गया, खा रहा हूं मतलब खाने का काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या हो गया? कंटिन्यूअस। इसको दूसरा वर्ड क्या होता है? प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब अभी भी काम चल रहा है। तो इसमें सबसे पहला रूल जो आपको लिखना है, इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ, हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा है, रही है, या फिर रहे हैं। हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रही है, और वे खाना खा रहे हैं। तो हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा है, रही है, रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा, ये बात याद रखने का। जैसे अब ज्यादातर जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है वो इसी वजह से बोलते हैं ना, आई एम जाइंग, खाइंग, रोइंग, सोइंग। हमें लगता है आईएनजी लगा दिया इंग्लिश हो गया, ये आईएनजी वाली इंग्लिश होती है। लेकिन बच्चों ये जो इंग्लिश है, ये ज्यादातर बच्चों को लगता है कि कोई भी वाक्य में आईएनजी लगाना जरूरी रहता है। जैसे मैं अगर बोलूंगा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो पहले पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आई एम गोइंग, लोगों को लगता है आई एम गोइंग ही राइट आंसर है, लेकिन मैं जाता हूं क्या होगा? आई गो। ठीक है,
तो जो याद रखना आईएनजी फॉर्म कब रहेगा, जब वाक्य कैसा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ही क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद विथ, हाँ, यूज हेल्पिंग वर्ब। एचपी मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। एम, इस या आर, याद होगा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने किसको लिया था, डू, डिड, डू और डस को लिया था। सॉरी, डिड नहीं लिया था, डू डस कब लिया था, जब हमें नॉट लगाना था। तो क्योंकि मैं नहीं खाता हूं तो आई नॉट इट नहीं होता, आई नॉट इट, कितना अजीब लगेगा, आई नॉट इट, आई डू नॉट इट। तो कभी भी नॉट जब भी लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, ठीक है। यूज हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर। अब एम और इज कब आएगा और आर कब आएगा, तो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब बच्चों एक वचन, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, with a singular subject he, she, it, use is, use is। with plural subject you, they, we, use are। with I, use am। with I, use am। I के साथ में किसका यूज करो, am का यूज करो, ठीक है बच्चों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपको ये बातें याद रखनी है। इसको क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा है, रही है, रहे हैं, यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, use helping verb am, is, are। with singular subject he, she, it, use is। with the plural subject you, they, we, use are। और with I, use am। मिटा देता हूं मैं इसको। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख, बच्चों अब यहां पे मुझे बताओ, राइट, राइट मतलब लिख। अगर मैं लिखूं राइटिंग तो इसका मतलब होगा लिख रहा, और राइट का मतलब क्या होगा, लिख। राइटिंग मतलब क्या होगा, लिख रहा। अगर मैंने यहां पे एम कर दिया तो लिख रहा हूं। अगर मैंने इज कर दिया, लिख रहा है। और अगर मैंने आर कर दिया, लिख रहे हैं। तो खाली राइटिंग का मतलब रहा, हूं, है, हैं, ये किस पे डिपेंड होगा, इसके आगे आने वाले एम, इज, आर पर। तो बच्चों मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। मैं के लिए क्या आ गया, आय आ गया, क्या लिख रहा हूं। अब आपने देखा लिख रहा हूं, लिख रहा हूं के लिए आ गया राइटिंग, और हूं के लिए आ गया एम। तो ये 1 2 3, 1 3 2 क्या होगा, आई एम राइटिंग। आपका जो आईएनजी वाला है
हमें को तुम मेरे भाई की सहायता कर रहे हो, तुम मेरे भाई की सहायता कर रहे हो, कर रहे हो, सहायता कर रहे हो। इतने बड़े शब्द के लिए इंग्लिश में आता है खाली हेल्पिंग हो, राइट। अब तुम है, तुम के लिए यू आता है, तो फिर इसके आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर, आर हेल्पिंग। तुम क्या आएगा, मा, मेरा भाई क्या आ गया, माय ब्रदर, हो गया ना, सबका ट्रांसलेशन हो गया। तो ये 1 2 3, अब क्या आंसर बनेगा, यू 1, फिर क्या आएगा 3, यू यू आर हेल्पिंग माय ब्रदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, एम इज आर प्लस आईएनजी। अब ये वाक्य देखो, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। चलो आप लोग बनाओ, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। हाँ, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड में, इन द फील्ड, फुटबॉल के लिए क्या आ गया, फुटबॉल। ये जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे तो भी, लास्ट में लिखा जाता है ज्यादातर मैदान, क्योंकि वह फुटबॉल खेल रहा है तो भी वाक्य का अर्थ पूरा होता है ना। और मैदान में उसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो एक्स्ट्रा जुड़ गया उसको कहां भेज देने का, लास्ट में भेज देने का। खेल रहा है, अब वह है, खेल रहा है, तो क्या आएगा, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। तो क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कहा जाएगा लास्ट में, 1 3 2। तो क्या आंसर आएगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड और इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड और इन द फील्ड। चलिए अगला वाक्य बनाइए, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, बनाओ। ओके, चलिए, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। हम के लिए क्या आ गया, वी आ गया, बहुत से लोगों ने राइट लिखा है। हम के लिए क्या आ गया, वी। अपने कपड़े, वी के लिए क्या आएगा, अवर क्लोथ। हम हैं, धो रहे हैं, बिंदी हो गया, तो आर वॉशिंग। तो 1 2 3, 1 3 2, तो क्या बनेगा, वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ, वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। तो क्या आएगा, वी आर वॉशिंग आवर क्लोथ्स। वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर मैं
बोर तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक साथ बहुत समय तक आपको बैठना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिलहाल ये वाक्य भी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, चलिए बनाइए। यस, वेरी गुड, कुछ लोगों ने राइट लिखा है। चलिए, वे के लिए क्या आ गया? दे। ज्यादातर लोगों ने राइट लिखा है, दे। कक्षा में, इन द क्लास। शोर मचा, नॉइज, नॉइस। तो बच्चों अब आईएनजी आ गया तो उसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, खाली मेकिंग नॉइज नहीं चलेगा ना। तो दे के लिए क्या आ गया? आर आ जाएगा। तो ये 3 1 3 2, तो क्या आएगा? दे आर मेकिंग, आप शाउटिंग भी लिख सकते हो, मेकिंग नॉइस भी राइट है। दे आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास। अब ये जितने भी वाक्य थे ना, सब क्या थे? अफर्मेटिव थे, मतलब सब में हम हाँ 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 बोल रहे थे। अब कुछ नेगेटिव वाक्यों को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो पहला नेगेटिव सेंटेंस, राम आज नदी में स्नान नहीं कर रहा है। राम आज नदी में स्नान नहीं कर रहा है। राम आज नदी में स्नान नहीं कर रहा है। तो बच्चों नहीं आ गया ना, नहीं आ गया मतलब क्या आएगा? नॉट आएगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके पहले के सेंटेंस क्या थे? अफर्मेटिव थे, अब ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो राम आज नदी में स्नान नहीं कर रहा है। अब राम के लिए तो आप राम ही लिखोगे, आज के लिए टुडे लिखोगे, नदी में के लिए इन द रिवर लिखोगे। स्नान नहीं कर रहा है, स्नान करने के लिए क्या होता है? बाथ, तभी तो बाथरूम बनता है ना। तो स्नान नहीं कर रहा है राम, तो इज नॉट बेथिंग। मैंने आपको बताया था, याद रखो, नॉट कभी भी अकेला नहीं होगा, वो हमेशा किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? बेथिंग है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा कहां जाता है बच्चों? लास्ट में। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो क्या आएगा? राम इज नॉट bathing or bathing. Ram is not bathing in the river, in the nadi today. In the river today. तो Ram is not bathing in the river today. ठीक है, तो राम नदी में स्नान नहीं कर रहा है। हम, एक वाक्य और ले लो, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, बोलो क्या आएगा? हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। हम के लिए क्या आएगा? हुई है तो बहुवचन है, बहुवचन है तो आर आएगा, और याद नहीं कर रहे तो वी आर not learning. We are not learning. स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, LEARNING. We are not learning. अपना पाठ, वी है तो our lesson. और अगर बोलता आज तो टुडे, बोलता कल तो टुमारो, अंत जोड़ देते। तो वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन। तो बच्चों आज का ये जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा, इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें आप सीखोगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद के टेंसेस थोड़े फटाफट होते जाएंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी।
थैंक यू बच्चों।